वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 23 जुलाई 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल आदर्श स्मारक स्कीम के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने राज्यसभा को ये जानकारी दी कि 3 मॉन्यूमेंट्स जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं उन्हें आदर्श स्मारक के रूप में आइडेंटिफाई कर लिया गया है, बिकॉज वहाँ पर कई सारी एडिशनल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाया जा रहा है, लाइक वाईफाई, कैफेटेरिया, इंटरप्रिटेशन सेंटर, ब्रेल साइनेज और इल्यूमिनेशन मतलब कि लाइटिंग वगैरह। ये 3 मॉन्यूमेंट्स कौन से हैं आंध्र प्रदेश के? पहला तो है मॉन्यूमेंट्स एट नागार्जुन कोंडा जो कि आपको मिलेगा गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा है बुद्धिस्ट रिमेन्स एट सालिहुंडम जो कि है डिस्ट्रिक्ट श्रीकाकुलम में। और तीसरा है वीरभद्र टेम्पल जो आपको मिलेगा लेपाक्षी में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट या सेंटर्स हैं। फर्दर फोर्ट एट गांडीकोटा, इसे भी अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के तहत ले लिया गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक इनिशिएटिव है, जहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो कोई एक प्राइवेट एंटिटी किसी एक हेरिटेज को अडॉप्ट कर लेती है और फिर उसके प्रिजर्वेशन के लिए काम करती है। आदर्श स्मारक स्कीम, ये जो स्कीम है ये 2014 में लॉन्च की गई थी। पर्पस ये था कि जो वेरियस मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पर विजिटर्स के लिए एमिनिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए। स्पेसिफिकली जो फिजिकली चैलेंज्ड इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए चीज़ों को और बेहतर किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसे इम्प्लीमेंट कर रही है। सिविक एमिनिटीज़ को लगातार ऑगमेंट किया जा रहा है, यानी कि बेहतर किया जा रहा है। प्रोटेक्टेड साइट्स पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने लगभग 100 मॉन्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई किया है जिनमें आदर्श स्मारक स्कीम के तहत अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा, बेहतरी का काम किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आकाश एनजी एंड एमपैट जीएम के बारे में है। आकाश एनजी में यहाँ का मतलब है न्यू जनरेशन। अभी हाल ही में डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल, जिसे आप शॉर्ट में आकाश एनजी कह सकते हैं, और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, आप इसे एमपैट जीएम बोल सकते हैं। इन दोनों को, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आकाश एनजी के बारे में। आकाश एनजी ये न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब जमीन पर से आप हवा में किसी टारगेट को हिट कर सकते हैं। कोई मिसाइल आ रही है, कोई फाइटर जेट आ रहा है तो उसे इससे मारा जा सकता है। इसे डेवलप किया गया है DRDL यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के द्वारा। ये डीआरडीओ की ही एक लेबोरेटरी है जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। पर्पस क्या है? ये जो मिसाइल है ये कैपेबल है हाई मैनोवरिंग लो रडार क्रॉस सेक्शन एरियल टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने में। हम बात कर रहे हैं आकाश एनजी यानी कि जो अपग्रेडेड वर्जन है आकाश का, उसके बारे में। देखिए, जो आकाश की रेंज हुआ करती थी, जो उसका सेकंड वर्जन आया था, वो 40 किलोमीटर के अप्रॉक्स थी। अभी जो इसका अपग्रेडेड वर्जन आकाश एनजी आया है, इसकी रेंज 60 किलोमीटर की है। इसके अलावा भी कई सारे स्पेसिफिकेशंस हैं, लाइक जो फाइटर जेट्स वगैरह होते हैं वो लगातार अपने पेस को या फिर अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते रहते हैं, उनमें मैन्यूवरिंग की कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। फर्दर कुछ ऐसे जो टारगेट्स हैं, लाइक मिसाइल्स हो गई या फाइटर जेट्स हो गए, जो रडार बहुत अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता, उनको भी आकाश एनजी आसानी से हिट कर सकता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। फर्दर इसके आगे जो नया वेरिएंट है आकाश मिसाइल का, ये 60 किलोमीटर के डिस्टेंस तक टारगेट को हिट कर सकता है और 2.5 मैक की स्पीड तक उड़ सकता है। 1 मैक साउंड की स्पीड होती है। वेट में काफी हल्का है। जो पहले का मैक था, इसका जो अर्लियर वर्जन था वो लगभग 700 केजी का था। ये जो है वो 350 केजी का है, मतलब ट्रांसपोर्ट करने में और इस्तेमाल करने में काफी आसानी हो जाएगी। इसमें एक न्यू सीकर हेड भी लगाया गया है। आकाश एनजी का जो ये नया सीकर हेड है, ये एनिमी एयरक्राफ्ट को आसानी से लॉक कर देता है। उसके बाद वो गाइड करता है मिसाइल को। अगर टारगेट थोड़ा बहुत मूव भी कर रहा है या फिर अपनी पोजीशन शिफ्ट भी कर रहा है, तब भी उसे हिट किया जा सकता है। बात करते हैं मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। मैन पोर्टेबल का मतलब क्या है? इसे बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा। इसे ट्राइपॉड के माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है। इवन इसे कंधे पे रख के भी लॉन्च किया जा सकता है। तो ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मतलब इसकी मदद से आप टैंक्स को हिट कर सकते हैं।
पर्पस यही है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि मीडियम और लॉन्ग रेंज के टारगेट्स हिट कर सकती है। ये टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है या फिर कोई भी आर्मर्ड व्हीकल है उसे भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। फीचर्स यानी कि वेट में काफी हल्का है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, आप अपने टारगेट को लॉक करिए और भूल जाइए हिट करके, उसके बाद इसका काम है ये अपने आप जाके हिट करेगा। इट इज इनकॉर्पोरेटेड विद स्टेट ऑफ आर्ट। स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब ये होता है कि उस समय उपलब्ध सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी। इसमें जो अभी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है दैट इज मिनिएचराइज्ड इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर। जो इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर है वो इस एमपैट जीएम को कैपेबिलिटी देता है रात में भी अपने टारगेट्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकने में। इसे ट्राइपॉड के माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर की है एंड वेट अप्रॉक्सिमेटली 15 केजी का। देखिए मिसाइल्स वगैरह पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। मैंने ये प्रश्न आपको पहले भी दिखाया था, अग्नि 4 के बारे में है। स्टेटमेंट था सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, लिक्विड प्रोपेलेंट फ्यूल ही केवल इस्तेमाल होता है और ये 75 किलोमीटर तक जा सकती है वॉरहेड को लेकर, न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर। आपको पता है कि अग्नि 5 की भी रेंज 5000 की ही है या 5500 से 5800 की है। यहाँ तो अग्नि 4 की बात हो रही है, तो ये वाला तो गलती हो गया। फर्दर ये अगर आप 3 माइनस करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों ही प्रोपेलेंट यूज होते हैं, तो ये भी गलत है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टैंड ऑफ इंडिया स्कीम के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी लोकसभा को यह जानकारी दी कि जो स्टैंड ऑफ इंडिया स्कीम है इसे 2025 तक के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम 2016 में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ये आते हैं। उद्देश्य यही था कि बैंक लोन फैसिलिटेट किया जाए, जो एससी, एसटी या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें आसानी से लोन मिल जाए अगर वो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर या किसी भी ट्रेडिंग सेक्टर में बिजनेस करना चाहते हैं अथवा चाहती हैं। इसमें देखिए बैंक लोन 10 लाख से 1 करोड़ तक का मिल सकता है, जो 7 साल में चुकाना होता है। फर्दर 18 महीनों का मोराटोरियम पीरियड भी होता है, मतलब आप अगर टफ सिचुएशन में है तो एक्सटेंशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, कोई भी एससी, एसटी या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो वो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। केवल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भी फंड मिलेगा, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है नया प्रोजेक्ट, इसका ऑपोजिट है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है, आप उसमें कोई एक्सटेंशन करना चाहते हैं, उसे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट कहा जाएगा। कोई नया प्रोजेक्ट लगाते हैं तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसमें कई सारे स्टेक होल्डर हैं या शेयर होल्डर हैं, वो कैसे ले सकता है इस स्कीम का लाभ? अगर ऐसा कोई एंटरप्राइज या एंटिटी इस स्कीम का लाभ लेना चाहता है तो उसमें 51% शेयर होल्डिंग एससी, एसटी या वुमेन एंटरप्रेन्योर के पास होनी चाहिए, तभी वो इसका लाभ ले पाएंगे। फर्दर उस इंडिविजुअल ने कभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से डिफॉल्ट भी ना किया हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर लोकपाल के बारे में है। 2 साल बीत चुके हैं लोकपाल को एग्जिस्टेंस में आए, लेकिन सेंटर ने अभी तक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर लोकपाल को अपॉइंट नहीं किया है। अब इससे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो लोकपाल को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है। अब ये है क्या डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर लोकपाल? देखिए लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आया था 2013 में। इसमें डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी का प्रावधान किया गया था। जो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होंगे उनका पद ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर का होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उससे नीचे का नहीं हो सकता। मतलब वही आकर यहां पर डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी बन सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करती है। क्यों अपॉइंट करती है समझिए। देखिए जो 2013 का ये लोकपाल और लोकायुक्त कानून था उसमें एक सेक्शन 20 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी है, जिसमें यह कहा गया है कि लोकपाल या लोकायुक्त के पास अगर कोई कंप्लेन आती है किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ तो फिर इंक्वायरी करनी पड़ेगी ना कि कंप्लेन सही है कि गलत। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए वो ये जिम्मेदारी दे देंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास होगा एक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी और वो ये इंक्वायरी करेगा। तो आप केसेस भेज रहे हो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास, लेकिन वहां पर डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी है ही नहीं, तो इंक्वायरी में डेफिनेटली बाधा पहुंचेगी। हालांकि सीवीसी मैनेज कर रहा है, लेकिन कितना मैनेज करेगा? सीवीसी के पास एक आरटीआई दाखिल की गई थी, उसमें उनसे जानकारी मांगी गई तो उन्होंने ही कहा था कि हमारे पास केसेस तो आ रहे हैं लेकिन हमारे पास डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी है नहीं जो इसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास होते हैं, जिनके पास जिम्मेदारी होती है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, अगर लोकपाल उनको कोई केस भेजता है तो। डायरेक्टर की नॉन अपॉइंटमेंट मतलब वही पॉलिटिकल विल की कमी दिख रही है, ये बात हमने डिस्कस की। लोकपाल एक्ट 2013 में आया था एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन के रूप में। भारत में करप्शन को हैंडल करने के लिए सेंटर में होगा लोकपाल और स्टेट में लोकायुक्त। लोकपाल की बात करते हैं, जो सेंटर में होंगे उनमें होंगे एक चेयरपर्सन और मैक्सिमम 8 मेंबर। ये जो ऑफिस होगा, अगर कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर करप्शन का आरोप है, केस चल रहा है, तब भी मतलब अभी प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, तब भी इनके पास अधिकार है
कि जो करप्ट मीन से प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है वो उसे जब्त कर सकते हैं। एक्ट ये भी इंश्योर करता है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट किसी करप्ट पब्लिक सर्वेंट के बारे में जानकारी देता है, जिसे कहा जाता है विशल ब्लोअर, उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। लोकपाल के पास काफी सारी पावर्स हैं। वो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं लाइक सीबीआई, उनको केसेस रेफर करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो उनको सुपरिंटेंडेंस करेंगे, मतलब उनको देख देख उनकी करेंगे कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, डायरेक्शन भी दे सकते हैं। एक्ट के मुताबिक जो लोकपाल हैं वो सम्मन कर सकते हैं या क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी पब्लिक सर्वेंट को। ये भी हो सकता है कि अभी उनके खिलाफ केस चल ही रहा है, उन्होंने ये कहा लाइक सीबीआई को या सीवीसी को कि आप इंक्वायरी करो, जो आरोप है वो सही है कि नहीं। उसके पहले भी इनका मन हो तो बुला के पूछताछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इंक्वायरी चल रही है तो पूछताछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कोई ऑफिसर अगर सीबीआई का किसी मुद्दे को इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो गवर्नमेंट उसका ट्रांसफर तब तक नहीं कर सकती जब तक कि लोकपाल अनुमति ना दे दे, ताकि वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट होकर अपना काम कर सके और कोई हस्तक्षेप ना हो। फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो 6 महीने के भीतर कंप्लीट होनी चाहिए। अगर थोड़ा ज्यादा समय चाहिए तो 6 महीने का एक्सटेंशन लिया जा सकता है, गिवन दैट कि रीजन आपको रिटर्न में देना पड़ेगा। स्पेशल कोर्ट भी इंस्टीट्यूट किए जाएंगे लोकपाल और लोकायुक्त के जो भी केसेस होंगे उन्हें कंडक्ट करने के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के बारे में है। मध्य प्रदेश में अभी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप, ग्वालियर और ओरछा में। देखिए, एक तो तरीका होता है कि जो आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं आप उनको प्रिजर्व कर लीजिए। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उस पूरे लैंडस्केप को प्रिजर्व करिए जहां पर वो मॉन्यूमेंट्स हैं, मतलब ओवरऑल पूरे अर्बन रीजन को ही आप प्रिजर्व कर लीजिए। तो जो हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट है, इसमें केवल जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें नहीं प्रिजर्व किया जाता, बल्कि उस पूरे लैंडस्केप, उस पूरे एरिया को ही प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है। ग्वालियर और ओरछा जो कि मध्य प्रदेश में है, लोकेशन देखिए कहाँ है, ये मध्य प्रदेश का मैप है, ये है ग्वालियर और ये है ओरछा। इन दोनों ही साइट्स को या इन दोनों लोकेशंस को इंक्लूड किया गया था लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में अंडर इट्स अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम। उनका जो प्रोग्राम है अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम, उसी के तहत 2020 में से इंक्लूड किया गया। यूनेस्को अब जिम्मेदारी लेगा कि यहां पर डेवलपमेंट और मैनेजमेंट प्लान किस प्रकार से चार्ट आउट किया जाएगा सिटीज के लिए, जिसमें सभी एस्पेक्ट्स कवर होंगे, लाइक वहां की हिस्ट्री, कल्चर, फूड, लाइफस्टाइल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सब कुछ। ग्वालियर की बात करें तो ये 9th सेंचुरी में स्टैब्लिश की गई एक सिटी है। यहाँ पर कई सारे राजवंशों ने शासन किया, लाइक गुर्जर प्रतिहार, तोमर, बघेल, कछवाहो और सिंधिया। सिटी अपने प्लेसेस और टेम्पल्स के लिए जाना जाता है, जहां पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत सास बहू का मंदिर टेम्पल भी मिलेगा। ओरछा की बात करें तो ये भी टेम्पल एंड पैलेसेस के लिए जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में जो बुंदेल राजा हुआ करते थे, ये उनकी कैपिटल हुआ करती थी। कुछ फेमस स्पॉट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, लाइक राजमहल, जहांगीर महल, राम राजा टेम्पल, राय प्रवीण महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लिवरपूल के बारे में है। लिवरपूल को अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस से बाहर कर दिया। जो यूएन की कमेटी थी, उन्होंने ये कहा कि यहां पर जो लगातार डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं, इसकी वजह से अब ये वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस नहीं रख सकता अपने पास। लिवरपूल एक सिटी है जो कि रिवर मर्सी के किनारे है, इंग्लैंड में। ये यूनेस्को की कमेटी ने डिसीजन लिया, चाइना में जो मीटिंग हुई थी उसमें सीक्रेट बैलेट के माध्यम से। यूनेस्को ने पहले ही धमकी दी थी वैसे इनको। देखिए, 2004 में इस लोकेशन को यूनेस्को हेरिटेज का स्टेटस दिया गया था, लेकिन वहां पे बहुत सारा डेवलपमेंट काफी तेजी से होने लगा, फिजिकल डेवलपमेंट जो हम करते हैं। तो 2012 में इनसे कहा गया था कि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर हम आपको बाहर कर देंगे। ये मान नहीं रहे थे। अभी कुछ समय पहले वहां पर एक स्टेडियम भी बनाया गया, न्यू एवर्स्टेन FC स्टेडियम। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए, आप ये जो हिस्टोरिक साइट है इसकी इंपॉर्टेंस को खत्म कर रहे हैं, तो हम आपको बाहर कर रहे हैं। तो ये काफी निराशाजनक रहा लिवरपूल के लोगों के लिए और इनफैक्ट इंग्लैंड के लिए भी। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। आदर्श स्मारक स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंप्लीमेंट करता है। आकाश NG एयर टू एयर मिसाइल है। MPAT GM लो वेट मैन पोर्टेबल मिसाइल है जो कि फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल ऑप्ट करता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की है। लिवरपूल ये रिवर नाइल के किनारे इजिप्ट में एक सिटी है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। इस सेशन की PDF आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में जाके, 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल दिख जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।